वेलकम गाइज टू द चैनल बाय कंसेप्ट विद मी। होप गाइज आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर कि कैंसर कैसे डेवलप होता है। कैंसर को गाइज हम नियोप्लेजिया भी कह सकते हैं। तो हम गाइज पूरा डिटेल एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं कि कैंसर आखिर कैसे डेवलप होता है। ठीक है, तो गाइज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। गाइज सबसे पहले हम बेसिक करते हैं कि आखिर कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो गाइस सपोज करो ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल। गाइस नॉर्मल सेल में क्या होता है, जो मैच्यूरेशन और जो प्रोलिफरेशन होता है नॉर्मल सेल में वो हाईली कंट्रोल्ड होता है। डेवलपमेंट प्रोसेस होती है नॉर्मल सेल के अंदर, एक सेल कैसे डेवलप कर रहा है वो क्या होता है, हाईली कंट्रोल्ड होता है। जबकि गाइस जो कैंसर सेल्स होती हैं, सपोज ये कैंसर सेल है, कैंसर सेल में जो मैच्यूरेशन और जो प्रोलिफरेशन का जो कंट्रोल होता है, जो मैच्यूरेशन और जो प्रोलिफरेशन का जो कंट्रोल है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। मतलब सेल के पास क्या हो जाता है, लॉस हो जाएगा। ठीक है, सेल जो है यहाँ पर फ्री टू डिवाइड, कैंसर सेल में सेल जो होता है फ्री टू डिवाइड। सेल के ऊपर किसी का भी पाबंदी नहीं होती कि ऐसे डिवाइड मत करो। मतलब ये इंडिपेंडेंट हो गई, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट, अपनी मनमानी करती हैं कैंसर सेल्स, क्योंकि इनके ऊपर जो कंट्रोल है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो गाइस ये नॉर्मल डिफरेंस है, हमें पता होना चाहिए नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या डिफरेंस होता है। कैंसर सेल को हम नियोप्लास्टिक सेल भी कह सकते हैं, नियोप्लास्टिक सेल भी कह सकते हैं। तो गाइस ये एक बेसिक हो गया कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। अब गाइस हमने बताया कि जो नॉर्मल सेल है वो क्या करती है, हाईली कंट्रोल्ड होती है, हाईली कंट्रोल्ड डेवलपमेंट शो करती है नॉर्मल सेल, हमने बताया। अब गाइस ये हाईली कंट्रोल्ड डेवलपमेंट होता क्या है, क्या मैकेनिज्म है। तो गाइस नॉर्मल सेल के अंदर 4 रेगुलेटरी जीन होती हैं जो इस कंट्रोल को क्या करती है, मैनेज करती हैं। 4 रेगुलेटरी जीन्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। गाइस पहली होती है, फर्स्ट पे आती है प्रोटोऑन्कोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटोऑन्कोजन्स। ये क्या करती हैं गाइस, ये क्या करती हैं, जो सेल प्रोलिफरेशन जो पाथवे होता है, सेल प्रोलिफरेशन पाथवे, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, समझ जाना। सेल प्रोलिफरेशन पाथवे इसको क्या करती है, मेंटेन करती है, मेंटेन। ठीक है, पहली प्रोटोऑन्कोजन, पहली ये होगी। 4 बताई ना गाइज हमने। सेकंड गाइज होती है, सेकंड होती है एंटी ऑन्कोजन्स। एंटी ऑन्कोजन्स क्या होते हैं गाइज, ये होते हैं ग्रोथ इनिबिटिंग। मतलब अगर किसी सेल की ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो उस ग्रोथ को ये इनिबिट कर देते हैं। नॉर्मल सेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ग्रोथ इनिबिटिंग और ग्रोथ सप्रेशन, ये नॉर्मल सेल्स के अंदर होते हैं जो कंट्रोल डेवलपमेंट शो करते हैं। ठीक है, ग्रोथ इनिबिटिंग और ग्रोथ सप्रेशर जीन। तीसरी जीन आती है गाइज, थर्ड जीन्स यहाँ पर आएगी एपोप्टोसिस रेगुलेटरी जीन, एपोप्टोसिस रेगुलेटरी जीन। ये क्या करती हैं, ये जो सेल, ये जीन होती हैं, ये क्या करती हैं, सेल का प्रोग्राम सेल डेथ करती हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एपोप्टोसिस हमने पढ़ भी लिया, हम वहाँ से भी देख सकते हैं। एपोप्टोसिस मतलब सेल की सुसाइड, जो सेल जो काम के लायक ही नहीं है उस सेल को जो रेगुलेटरी जीन होती हैं वो क्या करती है, उसका डेथ कर देती है, सेल प्रोग्राम सेल डेथ। फोर्थ आता है गाइज डीएनए रिपेयर जीन। फोर्थ आती है डीएनए रिपेयर जीन। ठीक है, ये गाइस नॉर्मल जीन होती हैं जो रेगुलेट करती हैं रिपेयर ऑफ डीएनए डैमेज। अगर डीएनए जो डैमेज हो गया उसको रिपेयर करने का ये काम करती हैं। डीएनए डैमेज कब होगा गाइस, अगर जैसे माइटोसिस के अंदर कोई भी डीएनए डैमेज हो गया, एग्जाम्पल इन माइटोसिस। ठीक है, तो ये 4 रेगुलेटरी जीन है जो रेगुलेट करती हैं डेवलपमेंट को। अगर इन चारों में से गाइस कोई सी भी जीन है वो अगर क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, तो ये नॉर्मल सेल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, देन कैंसर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है गाइस, कैसे होएगी हम देखते हैं। अब गाइस सपोज करो प्रोटोऑन्कोजन्स जो सेल है, प्रोटोऑन्कोजन है, इनके अंदर डैमेज हो गया,
तो क्या सेल प्रोलिफरेशन जो पाथवे है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब होने से क्या नॉर्मल सेल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, कैंसर सेल में। अब सपोज करो एंटी ऑन्कोजेंस हैं, मतलब ट्यूमर सप्रेसर जीन, ग्रोथ इनिबिटिंग और ग्रोथ सप्रेसर जीन अगर डैमेज हो जाएंगी तो ग्रोथ को रोकने वाला कोई रहेगा ही नहीं, ग्रोथ नहीं रुकेगी तो गाइज वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ट्यूमर के अंदर। ठीक है गाइज, ऐसे ही गाइज एपोप्टोसिस रेगुलेटरी जीन डिस्टर्ब हो जाएगी तो सेल डेथ नहीं होगी, सेल डेथ नहीं होगी तो वो भी कैंसर में डेवलप हो सकता है। डीएनए रिपेयर जीन अगर डैमेज हो जाएगी तो डीएनए का रिपेयर कौन करेगा, तो वो नॉर्मल, इससे भी नॉर्मल सेल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, कैंसर सेल में। तो ये 4 रेगुलेटरी जीन है, बेसिक है, ये हमें आना चाहिए। अब गाइस हम डिस्कस करते हैं मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर। कैंसर जो सेल होती है उसकी जब क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये कैंसर सेल है, ये पूरी एक कैंसर सेल है, हम इसकी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। डायग्राम थोड़ा ढंग से नहीं दिख रहा, फिर भी कोशिश करना समझने की। पहली प्रॉपर्टी है गाइस एक्सेसिव एंड ऑटोनोमस ग्रोथ। ये लिख रहा है एक्सेसिव एंड ऑटोनोमस ग्रोथ। ग्रोथ जो होती है वो एक्सेसिव हो जाती है कैंसर सेल्स में। अब एक्सेसिव क्यों हो जाती है गाइस, इसके 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है गाइस, जो नॉर्मल सेल है उनके अंदर पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, जिससे क्या हो जाएगा, जो ग्रोथ होती है वो एक्सेसिव हो जाएगी। सेकंड काज है गाइस इसका क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन, क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन, क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन से भी जो ग्रोथ है वो बहुत एक्सेसिव हो जाएगी। क्लियर गाइस। थर्ड फैक्टर है इसका, थर्ड फैक्टर है गाइस जीन एम्प्लीफिकेशन, जीन एम्प्लीफिकेशन। तो इन 3 कारण से जो ग्रोथ है नॉर्मल सेल में वो क्या हो जाएगी, एक्सेसिव हो जाएगी, और वो सेल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहला फैक्टर ये है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी एक्सेसिव एंड ऑटोनोमस ग्रोथ, किसकी प्रॉपर्टी है, कैंसर सेल की। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है गाइस रिफ्रैक्टिवनेस टू ग्रोथ इनिबिशन। इसका मतलब होता है जो ग्रोथ इनिबिशन होता है, जैसे ट्यूमर सप्रेसर सेल होती है, जो ट्यूमर सप्रेसर सेल्स हैं नॉर्मल सेल्स में होती है ना ट्यूमर सप्रेसर सेल, वो क्या हो जाती है, इनसेंसिटिव हो जाती हैं, मतलब वो रेस्पॉन्स करना ही बंद कर देती हैं। इनसेंसिटिविटी जो ट्यूमर सप्रेसर सेल है जो कैंसर सेल में, वो रेस्पॉन्स करना ही बंद कर देती हैं, ठीक है। तो रेस्पॉन्स नहीं करेंगे तो ट्यूमर सप्रेस नहीं होएगा, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है गाइस, थर्ड प्रॉपर्टी है एस्केपिंग सेल डेथ बाय एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस जो मैकेनिज्म है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो उससे नॉर्मल सेल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ लिख रहा है गाइस अवॉइडिंग सेलुलर एजिंग। सेलुलर एजिंग, एजिंग जो प्रोसेस होती है वो किसको स्टिमुलेट करती है, सेल डेथ को। तो जो कैंसर सेल है उसके अंदर एजिंग ही नहीं होती, सेल की जो एजिंग होती है वही नहीं होती। क्लियर गाइस सारी चीजें। फिफ्थ फैक्टर है गाइस कंटिन्यूड परफ्यूजन ऑफ कैंसर। ये लिख रहा है कंटिन्यूड परफ्यूजन ऑफ कैंसर। इसका मतलब है कोई भी कैंसर सेल है, कैंसर सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई करना। तो जो कैंसर सेल होती है उसके अंदर जो परफ्यूजन होता है न्यूट्रिएंट्स का, ये प्रॉपर होता रहता है, जिससे कैंसर और डेवलप करता रहता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इन्वेजन और मेटास्टेसिस। कैंसर सेल एक साइड से दूसरी साइड में फैल सकते हैं, किससे, किस प्रोसेस से, मेटास्टेसिस से। तो ये प्रॉपर्टी भी कैंसर सेल रखते हैं मेटास्टेसिस की। सिक्स्थ है डीएनए डैमेज एंड रिपेयर सिस्टम। डीएनए डैमेज और रिपेयर सिस्टम भी कैंसर सेल कर सकती है। क्लियर गाइस। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद रखनी है, मेन प्रॉपर्टीज हैं। और भी प्रॉपर्टीज हैं जैसे माइक्रो आरएनए इन कैंसर, जो माइक्रो आरएनए होता है वो भी कैंसर फैला सकता है। और जो गाइस ये जो कैंसर सेल की बनने की जो प्रोसेस है वो एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है, मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं थोड़ा ध्यान में रखनी रहती है। अब गाइज हम डिस्कस करेंगे प्रोटोऑन्कोजेंस। प्रोटोऑन्कोजेंस कैसे सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। प्रोटोऑन्कोजेंस गाइज 5 होते हैं, 5 होते हैं प्रोटोऑन्कोजेंस, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला होता है गाइज ग्रोथ फैक्टर। प्रोटोऑन्कोजेंस 5 होते हैं, मैंने बता दिया। पहला होता है ग्रोथ फैक्टर, दूसरा होता है रिसेप्टर ऑफ ग्रोथ फैक्टर। क्या होता है हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन सबको। तीसरा होता है साइटोप्लाज्मिक सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन।
फोर्थ होता है गाइज न्यूक्लियर ट्रांसडक्शन फैक्टर। फिफ्थ होता है सेल रेगुलेटर प्रोटीन। क्या होते हैं, हम वन बाय वन इनको डिस्कस करने वाले हैं। प्रोटोन तो हमने बता ही दिया। प्रोटोन क्या होते हैं, जो सेल को क्या करते हैं, रेगुलेट, सेल साइकिल को क्या करते हैं, रेगुलेट, सेल डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो 5 होते हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला है ग्रोथ फैक्टर, सेल ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर कैसे वर्क करता है गाइस, ये जो वर्क करता है, जो सेल जो होते हैं ना, सेल की जो सरफेस होती है उन पर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ये उन रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है और जो सेल प्रोलिफरेशन होता है उसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो गाइस इट एक्ट बाय बाइंडिंग टू सेल सरफेस रिसेप्टर टू एक्टिवेट सेल प्रोलिफरेशन, ठीक है। ये गाइस जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर होता है, ये एक मैकेनिज्म शो करता है, एक एक्शन शो करता है। उस एक्शन को बोलते हैं पैराक्राइन एक्शन। पैराक्राइन एक्शन का मतलब क्या होता है, सपोज ये सेल है, इसने ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस किया, ये सेल है, इसने ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस किया, ये सेल है, इसने ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस किया। तो एक ग्रोथ फैक्टर जो है इस सेल की प्रोलिफरेशन में मदद नहीं करता। इस सेल के पास जो सेल है, इसके सेल के बगल में जो सेल है उसको प्रोलिफरेट करने में ये ग्रोथ फैक्टर मदद करेगा, ठीक है। तो इस जो एक्शन है ये, इसको बोलते हैं पैराक्राइन एक्शन। पैराक्राइन एक्शन मतलब जो सेल है जो ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करेगी, वो ग्रोथ फैक्टर उस सेल को प्रोलिफरेशन करने में मदद नहीं करता, जबकि जो अदर सेल्स हैं उन सेल्स को वो ग्रोथ फैक्टर प्रोलिफरेट करने में मदद करेगा। उस एक्शन को बोलते हैं पैराक्राइन एक्शन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं ये स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। अब गाइस ग्रोथ फैक्टर जो है, अगर ये इनका ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है, ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा, ओवर एक्सप्रेशन, तो ग्रोथ फैक्टर्स का ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा तो सेल ग्रोथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सेल ग्रोथ इंक्रीजेस, तो कैंसर भी डेवलप हो सकता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सिस जिसे बोलते हैं प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, PDGF, ठीक है, सिस। इसका अगर ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसका ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा तो उससे जो कैंसर डेवलप होएगा उससे बोलते हैं एस्ट्रोसाइटोमा। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल है HGF हेपेटाइट ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। इसका अगर और एक्सप्रेशन हो जाएगा तो इससे डेवलप होता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ठीक है। एक और एग्जांपल है ग्रोथ फैक्टर का HST1। अगर इसका और एक्सप्रेशन हो गया तो इससे डेवलप होता है ओस्टियोसार्कोमा। तो ये 3 एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं ग्रोथ फैक्टर के। ग्रोथ फैक्टर क्या होता है, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड होता है। ये क्या शो करता है, पैराक्राइन एक्शन शो करेगा, ठीक है। और एक्सप्रेशन होएगा तब ही ये सारे कैंसर डेवलप होंगे। सेकंड है रिसेप्टर फॉर ग्रोथ फैक्टर। अब गाइस जो हमने ग्रोथ फैक्टर पढ़े, कोई भी ग्रोथ फैक्टर हमने अभी पढ़े पीछे, वो गाइस डायरेक्ट एक्टिवेट नहीं होते। मतलब ये सेल है, सेल के पास ग्रोथ फैक्टर आएगा। अब जो ग्रोथ फैक्टर है गाइस वो इस सेल को पेनिट्रेट डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो उन पेनिट्रेट करने के लिए सेल के पास रिसेप्टर्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स होते हैं सेल के पास। सपोज ये रिसेप्टर है, ठीक है, इस रिसेप्टर पर ये ग्रोथ फैक्टर बाइंड करेगा, ठीक है। ये ग्रोथ फैक्टर है और ये क्या हो गया, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ठीक है। इस रिसेप्टर पे ग्रोथ फैक्टर बाइंड करेगा तभी एक्शन पूरा हो पाएगा, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स कहते हैं। अगर जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है इसकी 2 सरफेस होती हैं, एक तो बाहर की तरफ होती है, एक अंदर की तरफ होती है, ठीक है। 2 सरफेस होती हैं। बाहर की सरफेस, ये बाहर वाली सरफेस होगी, ये क्या करते हैं, ग्रोथ फैक्टर को बाइंड करने में मदद करती है, ठीक है। अंदर वाली सरफेस जो होती है वो क्या रखती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। जो अंदर वाली सरफेस होती है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी रखती है गाइस। एंजाइमेटिक एक्टिविटी से वह सेल प्रोलिफरेशन पाथवे को इनिशिएट करती है। सेल प्रोलिफरेशन पाथवे क्या करेगी, इनिशिएट करेगी। तो 2 सरफेस हो गई इसकी, ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो गाइज अभी ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर अगर ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे तो ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। एक्टिवेट अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो उससे ग्रोथ भी बढ़ जाएगी, तो कैंसर डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें देखना रहता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं गाइज। पहला ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है सी किट,
एग्जाम्पल थोड़े अलग हैं, आपको ध्यान में रखना है, याद करना है सिर्फ। सी किट, ठीक है, ये होता है रिसेप्टर फॉर स्टेम सेल फैक्टर। अगर इसका ओवर एक्सप्रेशन हो गया, ओवर एक्सप्रेशन, तो इससे हो जाता है GIST, इससे बोलते हैं गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर, गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर, ठीक है। सी किट, ठीक है, सी किट किसका रिसेप्टर है? स्टेम सेल फैक्टर का, ठीक है। ये जो सी किट होता है, एक बात और ध्यान रखनी है, ये एक्टिवेट करता है टायरोसिनेज पाथवे को। टायरोसिन जो काइनेज पाथवे है, ये उसको एक्टिवेट करता है। दूसरा एग्जांपल अब लेते हैं हम गाइस, एक होता है गाइस, ऊपर वाला रब कर देता हूं मैं, ये पूरा रब कर देता हूं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अब हम लेते हैं, एक सेकंड एग्जांपल है गाइस, EGFR, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ठीक है। ये दो तरह का होता है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 1, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2, ठीक है। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही, समझ लेना गाइस। अगर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर का ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा तो इससे डेवलप होता है एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लंग। अगर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2 का ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा तो इससे डेवलप होएगा ब्रेस्ट कैंसर। क्या डेवलप होएगा? ब्रेस्ट कैंसर या फिर ओवेरियन कैंसर। तो आपको ये ध्यान में रखना है। क्लियर गाइस सारी चीजें। अब गाइस थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम, थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड लेते हैं गाइस RET मतलब रिसेप्टर। RET का जो एब्रीविएशन होता है वो होता है रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग ट्रांसफेक्शन, ठीक है। अगर ये इसका और एक्सप्रेशन हो जाता है, मतलब इसका म्यूटेशन हो जाता है, अगर इसका म्यूटेशन हो जाएगा तो यहाँ पर डेवलप होएगा मीडियली कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, ठीक है। और इससे एक और डेवलप हो सकता है मैन सेकंड सिंड्रोम। तो ये याद रखना, ये रटना है सिर्फ, ठीक है। RET। तो 3 एग्जाम्पल हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। थर्ड है गाइज साइटोप्लाज्मिक सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन। ये क्या होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सपोज करो ये एक सेल है, और ये जो ब्लैकिश दिख रहा है ये रिसेप्टर है। क्या है? ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ठीक है। और ये ग्रोथ फैक्टर है, ये रेड है, ये ग्रोथ फैक्टर है। तो ये यहाँ पर बाइंड होएगा। जैसे ही यहाँ पर बाइंड होएगा ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पर जैसे ही बाइंड होएगा तो जो सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन है ये अपना मैसेज कहाँ लेके जाएंगे? न्यूक्लियस के पास। ये न्यूक्लियस है बीच में, ये न्यूक्लियस हो गया। ये अपना मैसेज कहाँ लेके जाएंगे? जो सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन है ये अपना मैसेज न्यूक्लियस के पास लेके जाएंगे कि भाई न्यूक्लियस आप सेल प्रोलिफरेशन चालू कर दो, मतलब इंक्रीज कर दो। तो गाइस इस पूरे पाथवे को हम क्या कहेंगे? ग्रोथ सिग्नलिंग पाथवे, ठीक है। इसे हम ये कहेंगे। अब गाइस कभी कभी क्या होता है, जो ग्रोथ सिग्नलिंग पाथवे है इसका म्यूटेशन हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा? म्यूटेशन हो जाएगा। तो म्यूटेशन होएगा तो सेल प्रोलिफरेशन ज़्यादा होएगा, सेल प्रोलिफरेशन भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो इससे कैंसर डेवलप होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम म्यूटेटेड RAS जीन। इसमें क्या होता है? म्यूटेटेड RAS जीन में क्या होता है गाइस? जो RAS जीन होता है ये 2 फॉर्म में होता है, एक होता है एक्टिव, एक होता है इनएक्टिव। एक्टिव क्या होता है हम डिस्कस करते हैं। जो एक्टिव होता है गाइस वो GTP से बाइंड होता है। किससे बाइंड होता है? बाउंड विथ GTP, ठीक है। और जो इनएक्टिव होता है वो GDP से बाउंड होता है, ठीक है। अब गाइस जो एक्टिव होता है, एक्टिव RAS होता है, एक्टिव RAS नॉर्मल की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिव RAS नॉर्मल की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि गाइज ये एक्टिव RAS
होता है वो जीटीपी से बाउंड होता है, हमने बताया जीटीपी से बाउंड होता है एक्टिव वाला, तो ये सेल प्रोलिफरेशन बढ़ाएगा। नॉर्मल सेल में क्या होता है, जो एक्टिव आरएस होता है ये क्या हो जाता है, ये जो जीटीपेज एंजाइम होता है उससे क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है नॉर्मल सेल में। नॉर्मल सेल में जो एक्टिव आरएस होता है वो जीटीपेज एंजाइम से इनएक्टिव हो जाता है और सेल प्रोलिफरेशन रुक जाती है। जबकि जो कैंसर सेल है, जबकि जो गाइस कैंसर सेल है, कैंसर सेल्स में जो एक्टिव आरएस जो होता है, एक्टिव आरएस जो होएगा वो क्या होएगा, वो जीटीपेज से इनएक्टिव नहीं हो पाएगा, तो सेल प्रोलिफरेशन बढ़ती ही चली जाएगी। तो ये मैकेनिज्म है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका सेकंड एग्जांपल लेते हैं गाइस, ABL BCR हाइब्रिड जीन, ठीक है। अब गाइस जो ABL जीन होती है ना वो एक नॉन ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर प्रोटोऑन्कोजन होती है, हैविंग टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। तो नॉन ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर प्रोटोऑन्कोजन होती है, यह बात हमें ध्यान में रखनी। क्या होता है एक्चुअली गाइस, ये क्रोमोजोम है, दिस वन इज क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम 9 है, क्रोमोजोम 9, ये क्रोमोजोम 12 है। क्रोमोजोम 9 पे गाइस ये प्रेजेंट होता है, ABL जीन प्रेजेंट होती है क्रोमोजोम 9 पे। क्रोमोजोम 12 पे BCR जीन होती है। BCR का फुल फॉर्म होता है गाइस ब्रेक पॉइंट क्लस्टर रीजन, ठीक है, ब्रेक पॉइंट क्लस्टर रीजन। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये जो ABL जीन है ये कहाँ चल जाएगी, ट्रांसलोकेट होके यहाँ पर क्रोमोजोम नंबर 12 पे, ठीक है। तो ABL BCR हाइब्रिड जीन बन जाती है, ABL BCR हाइब्रिड जीन यहाँ पर फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये गाइस किसके अंदर देखा जाता है, ये देखा जाता है आपके क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमियाज, ठीक है, और एक्यूट ल्यूकेमियाज में भी ये देखा जाता है। तो ये 2 कंडीशन से यहाँ पर देखा जाएगा। अब गाइस फोर्थ प्रोटोऑन्कोजन आता है न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। गाइस हमने पिछले में पढ़ा कि सिग्नल जो ट्रांसडक्शन पाथवे होता है, ये सेल है, ठीक है, सेल है, ये क्या हो गया, ग्रोथ फैक्टर, ये क्या हो गया, ग्रोथ फैक्टर, ये ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर हो गया, ठीक है। ये ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जैसे इस पे बाइंड होएगा ग्रोथ फैक्टर, तो गाइस यहाँ से सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे से ये न्यूक्लियस पे आएगा, ये सिग्नल न्यूक्लियस पे आएगा। न्यूक्लियस पे आते ही क्या यहाँ पर क्या होएगा, DNA का क्या होएगा, ट्रांसक्रिप्शन। DNA का क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। कौन करवाता है ये DNA का ट्रांसक्रिप्शन, कौन करवाएगा, ये कराता है न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स करवाएंगे, ठीक है। जो न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं इनमें मेन आता है गाइस MYCs, ठीक है, MYCs यहाँ पर आते हैं। तो गाइस MYCs का अगर इनका एम्प्लीफिकेशन ज़्यादा हो जाता है, एम्प्लीफिकेशन अगर इनका ज़्यादा हो जाएगा तो ये कैंसर सेल्स में डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल MYC के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, MYC, ठीक है, LMYC अगर इसका एम्प्लीफिकेशन हो गया तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग यहाँ पे डेवलप हो सकता है। सेकेंड हम एग्जाम्पल ले लें NMYC का, NMYC से न्यूरोब्लास्टोमा डेवलप हो सकता है, न्यूरोब्लास्टोमा, ठीक है। थर्ड ले लें हम CMYC, इससे अगर एम्प्लीफिकेशन होएगा इसका तो इससे बर्किट्स लिम्फोमा डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में एग्जाम्पल रखने हैं। अब फिफ्थ है सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन। सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन्स में क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी गाइस ये सेल साइकिल हमने ड्रॉ कर दी, सेल साइकिल का M फेज, ये G फेज, ये S फेज, G2 फेज। हमें पता है यहाँ पर 2 गेट होते हैं, G1 से S चेक गेट होते हैं, ये G1 से S पे आएगा पहला चेक गेट, दूसरा चेक गेट होता है G2 से M फेज पे, ठीक है। अब गाइस सेल साइकिल कौन से प्रोटीन रेगुलेट करते हैं, यहाँ पर 2 प्रोटीन होते हैं, साइक्लिन होता है एक होता है CDKS की फुल फॉर्म साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है। अब ये गेट होते हैं, ये चेक करते हैं, ये चेक करेंगे कि जो सेल की जो ग्रोथ हो रही है वो सही हो रही है कि नहीं हो रही, तभी ये आगे सेल को आगे वाली साइकिल में जाने की इजाज़त देते हैं, ठीक है।
अब गाइस हम इसको कैसे याद करें, प्रोटीन्स को कैसे याद करें, तो एक ट्रिक है गाइस, साइक्लिन है इधर CDKS है, ठीक है, साइक्लिन है DEAB, ठीक है, CDKS 4 6 2 2 1, ठीक है। ये हमें अब बता रहा हूँ कैसे याद करना है। जैसे G1-S फेज, G1-S ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसको कौन रेगुलेट करता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो G1-S पहले ये ले लो D4, साइक्लिन D, ठीक है, साइक्लिन D प्लस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4, ठीक है। दूसरा है EN2, साइक्लिन E प्लस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 2, ये ले लिए, ठीक है। G1-S हो गया। अभी नीचे वाले दो हैं ये G2 से M के लिए हैं, नीचे वाले दो हैं वो G2 से M के लिए हैं, G2 से M ट्रांजिशन, ठीक है। इसका होएगा गाइस साइक्लिन A, इसको कौन रेगुलेट करता है G2 से M को, साइक्लिन A प्लस साइक्लिन 2, इधर कौन रेगुलेट करेगा साइक्लिन B प्लस साइक्लिन 1, ठीक है, साइक्लिन B प्लस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 1। तो ये याद होगी कैसे। अब दोनों ऑप्शन में अगर ये आ जाए तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोर इम्पोर्टेंट G1-S में, इसके अंदर साइक्लिन B और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 1, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर इम्पोर्टेंट। तो आपको इस ट्रिक से याद रखना है DEAB 4 6 2 2 1, ऊपर वाले दो G1 से S के लिए हैं, नीचे वाले दो G2 से M के लिए हैं। क्लियर गाइज। तो गाइज समझ में आ गया G1 से S को कौन रेगुलेट करता है, कौन से प्रोटीन करते हैं, साइक्लिन D एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4, ये इंपॉर्टेंट है। और G2 से M को साइक्लिन D, साइक्लिन B एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 1। तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। गाइज लास्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ RB एंड P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन इन सेल साइकिल, क्या होता है। अब गाइज जो RB जीन होता है ना, ये ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर रिलीज करता है उसे बोलते हैं PRB, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिलीज करता है PRB, जो रेगुलेट करता है साइकिल को, ठीक है गाइज। अब गाइज RB जो है ये मास्टर ब्रेक करता है सेल साइकिल में, मतलब ब्रेक लगा देता है सेल साइकिल में, ठीक है, जिससे सेल फर्दर ग्रोथ नहीं कर पाती। अब गाइज दो तरह का होता है RB, एक्टिव एंड इनएक्टिव। एक्टिव में क्या होता है गाइज, एक्टिव में क्या, अब गाइज जो एक्टिव फॉर्म होती है ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, किसको ब्लॉक कर देगा, सेल डिवीजन को ये ब्लॉक कर देगा बाय बाइंडिंग टू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपको याद रखना है E2F, ये जो है ये E2F फैक्टर से बाइंड करता है। एक्टिव जो RB होता है वो E2F फैक्टर से बाइंड करता है और क्या कर देता है गाइस, क्या कर देता है, इसको ब्लॉक कर देता है, सेल डिवीजन को यहाँ पर ब्लॉक कर देगा, ठीक है गाइस। और हम यहाँ पर एक चीज बोल सकते हैं एंड थस इनिबिटिंग। अब जो इनिबिशन किया इससे क्या हो जाता है गाइज, जो सेल का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, जो सेल साइकिल रिलेटेड जीन्स बनाने का, वो क्या हो जाता है, इनिबिट हो जाता है, ठीक है। जिससे गाइज क्या होएगा, जो G1-S फेज है, G1-S फेज साइकिल की वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, स्टॉप्स, ठीक है, स्टॉप्स हो जाती है। अब गाइज जो एक्टिव फॉर्म है, अब जो इनएक्टिव फॉर्म है RB जीन का, वो क्या करता है, इनएक्टिव जो फॉर्म है RB जीन का वो हाइपर फॉस्फोरिलेटेड हो जाता है, हाइपर फॉस्फोरिलेटेड। अब उसको हाइपर फॉस्फोरिलेटेड कौन करता है, साइक्लिन जो डिपेंडेंट काइनेज होते हैं उसको हाइपर फॉस्फोरिलेट कर देंगे, हाइपर फॉस्फोरिलेट कर देते हैं गाइज, तो उसमें से क्या हो जाता है, PRB जीन जो हमने बताया था, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। PRB जीन जो होता है वो डैमेज हो जाएगा, तो RB जो जीन होता है वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाती, जिससे वो E2F फैक्टर से बाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है, जिससे ये जो फेज है ये भी स्टॉप नहीं हो पाएगी, ठीक है। इनएक्टिव जो फॉर्म है ये यूजलेस होता है, जो एक्टिव फॉर्म है वो यहाँ पर क्या होता है, मेन फंक्शन अदा करता है। अब जो RB जीन होता है ये यहाँ पर 2 डिजीजेस कॉज करता है, अगर इनका म्यूटेशन हो जाएगा तो कौन कौन से डिजीज कॉज करेगा, एक करेगा रेटिनोब्लास्टोमा, एक आता है ओस्टियोसार्कोमा, ये 2 डिजीज यहाँ पर एक कॉज करेगा। चीज और याद रखनी है, जो RB जीन होता है वो क्रोमोजोम नंबर 13Q
13Q पे प्रेजेंट होता है। क्लियर गाइज, ये सारी चीज़ ध्यान में रखनी है। अब गाइज नेक्स्ट जो आती है ट्यूमर सप्रेसर जीन, उसका नाम है P53 नेक्स्ट ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है गाइज? जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 17P पे प्रेजेंट ये होती है। ठीक है, ये क्या करती है? अब गाइज क्या होता है, इसका जो म्यूटेशन हो जाता है ना, तो उसको कहते हैं हम ली-फ्रोमनी सिंड्रोम। इसका जब म्यूटेशन हो जाएगा तब एक सिंड्रोम डेवलप होता है, उसे कहते हैं हम ली-फ्रोमनी सिंड्रोम। अब गाइज P53 को हम गार्जियंस ऑफ जीनोम भी कहते हैं, गार्जियन ऑफ जीनोम भी कहते हैं। अब गाइज कोई भी रेडिएशन आया, आपका आयनाइजिंग रेडिएशन आया, उससे क्या होती है, ये P53 जो जीन होती है वो क्या हो जाएगी? एक्टिवेट हो जाएगी। अब जैसे ही P53 की जीन एक्टिवेट होती है, 3 पाथवे यहाँ पर होंगे। ठीक है, पहला होता है जब एक्टिवेशन ऑफ P53 होएगा, फिर उससे क्या हो जाता है? P21 का इंडक्शन हो जाता है। P21 का इंडक्शन होएगा, उससे क्या हो जाता है गाइज? CDK1 पाथवे, CDK1 जो एक्टिवेट हो जाता है वो क्या करता है? सेल साइकिल को अरेस्ट कर देगा। जो आयनाइजिंग रेडिएशन है, आयनाइजिंग रेडिएशन ये म्यूटेशन फैलाता है जिससे सेल साइकिल प्रोलिफरेट होता है, लेकिन उससे क्या हो जाता है? P53 एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म शो करती है, वो एक्टिवेट करती है CDK1 को, जो क्या करेगा? सेल साइकिल अरेस्ट कर देगा। सेकेंड मैकेनिज्म है गाइज एक्टिवेशन ऑफ GAD45। ये क्या करता है? रिपेयर ऑफ सेल। GAD45 क्या करेगा? रिपेयर ऑफ सेल करेगा। ठीक है, जो आयनाइजिंग रेडिएशन से डैमेज हो गई थी उस सेल को रिपेयर कर देगा। थर्ड है गाइज एक्टिवेशन ऑफ प्रोएपोप्टोटिक फैक्टर्स। जो प्रोएपोप्टोटिक फैक्टर होते हैं, जैसे बक्स हो गया, BAK हो गया, ठीक है, ये क्या करें? एपोप्टोसिस की जो साइकिल है उसको रेगुलेट या इनिशिएट करेंगे। ठीक है गाइज, तो ये पूरा मैकेनिज्म हो गया हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन का भी। हमने पैथोजेनेसिस देखी पूरी, तो यहाँ पर ये सारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है गाइज, जो केमिकल कार्सिनोजन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे आपके पास अगले अपडेट आते रहें। तो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।